वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका फेवरेट सब्बीर सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे एलिसाइक्लिक, जो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया था। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग ने एलिसाइक्लिक के बारे में जाना कि एलिसाइक्लिक कहते किसको है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग आए थे। ठीक है बाबू, चलिए। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे हमारे पास दो तरह के, एक ऑर्गेनिक, दूसरा हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ और अदर एलिमेंट्स भी रहेंगे, मिल करके बना गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। राइट, ये हम लोग पढ़ करके थे। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में ये आया था कि हो सकता है कार्बन कार्बन खुद से ही मिल करके बना रहेगा, यानी कार्बन के अलावा उसमें कुछ आएगा नहीं। ठीक है, यानी रिंग तो बनाएगा। साइक्लिक है, साइक्लिक का कहने का मतलब रिंग फॉर्म। ठीक है, क्लोज बॉन्डेड। आई बात समझ में? रिंग बनाएगा, कार्बन कार्बन ही आपस में लिंक्ड होंगे, दूसरा एलिमेंट उसमें नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक। क्या कहते हैं बाबू? एलिसाइक्लिक कहते हैं। राइट, तो एलिसाइक्लिक, अब देखिए एलिसाइक्लिक, ये रिंग है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच जो है हमेशा सिंगल ही लाइन होगा। एलिसाइक्लिक में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच डबल लाइन, मतलब डबल बॉन्ड भी होंगे। ये कंफ्यूज नहीं होना कि एलिसाइक्लिक में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। हाँ, ये कंडीशन जरूर है कि एलिसाइक्लिक में जो लिंक्ड होंगे, जो रिंग जो बनेगा, ओनली कार्बन एलिमेंट से ही मिलकर के बनेगा, दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। आए बात समझ में? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने क्लासीफाई किया किसमें, दो तरह के, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो आया, दो कौन कौन, एलिसाइक्लिक आया, एरोमेटिक आया। एरोमेटिक कहेंगे किसको बाबू? जिसमें अल्टरनेट फॉर्म में जो एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे, क्या एग्जाम्पल लिखे थे बाबू? दो साइक्लिक कंपाउंड, ये रिवीजन है, हम कुछ नोट से ये कर दिए हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक कहने का मतलब वो है कि रिंग फॉर्म में अल्टरनेट सिचुएशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का आना जाना हो, उसी को कहते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक का कंपाउंड का पहला एग्जाम्पल है बेंजीन, जिसको हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं C6H6। ठीक है बाबू, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे किसको? वैसा रिंग जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड का अल्टरनेटिव फॉर्म अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। ये एग्जांपल आपका दूसरा एग्जांपल एरोमेटिक का फिनॉल, इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन रिंग। क्या कहते हैं बाबू? बेंजीन। जब बेंजीन से अल्कोहल OH जुड़ जाता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर में। ये सब फंक्शनल ग्रुप, हम लोग क्या नाम लिखे नहीं लिखे, ये घबराना नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। जब बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं बाबू फिनॉल। क्या कहते हैं बाबू? फिनॉल। ठीक है, ये भी बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे। जब बेंजीन रिंग से एक CH3 जुड़ जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा टोलिन। तो ये आपके और भी एग्जाम्पल है, लेकिन अपने लेवल के मुताबिक आप इतना ही तक जानिए कि एरोमेटिक उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होगा, अल्टरनेट फॉर्म में होगा। आई बात समझ में? चलिए, यानी होमोसाइक्लिक का 2, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कहेंगे किसको बाबू? वैसा रिंग जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हो, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि सिंगल के बाद डबल अरेंजमेंट, ऐसा नहीं आएगा। आई बात समझ में? एरोमेटिक में ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है बाबू? कि जब भी आएगा सिंगल के बाद डबल, फिर डबल के बाद सिंगल आएगा, तो वो कहलाएगा हमारे पास एरोमेटिक कहलाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक की। किसकी बात करेंगे बाबू? हेट्रोसाइक्लिक। जो हेट्रो कहने ही से पता चल रहा है मुझे, हेट्रो कहने से ही पता चल रहा है कि जो कंपाउंड बने रहेंगे हमारे पास, यानी साइकिल तो बनेंगे, इसमें नो डाउट साइकिल बनेंगे, बट कार्बन के साथ और अदर एलिमेंट्स भी रहेगा। जैसे बात करो, यहां देख लेते हम लोग, कार्बन है, कार्बन है,
डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन आ गया। देखिए रिंग तो बना रहा है, क्लोज फॉर्म है, क्लोज फॉर्म है नो डाउट, लेकिन यहाँ कार्बन के अलावा यहाँ जो है ऑक्सीजन भी आ गया। कार्बन के अलावा क्या आया बाबू? ऑक्सीजन भी आया। तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रो कंपाउंड। क्या कहेंगे बाबू? हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या कहलाएगा बाबू? हेट्रोसाइक्लिक। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम लोग के साथ अपने जो है ना रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहेंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे कि जो ओनली फॉर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना होगा। आए बात समझ में? उसके बाद जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब सिमिलर एलिमेंट से मिलकर के बना होगा उसको कहेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक। जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा उसको कहेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक। रिंग बनाएगा लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट दिखेगा। राइट नाउ चलिए, तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे वहाँ तक एक रिकॉल, जैसे कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कार्बन एक नॉन मेटल्स होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। 4 होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट कहते हैं। आए बात समझ में? कार्बन जो होता है वर्सटाइल इन नेचर होता है। वर्सटाइल नेचर होने के कारण ये एक लॉन्ग फॉर्म स्ट्रक्चर भी बना लेता है, ठीक है। वो हार्ड रिजिड भी फॉर्म बनाता है। जब कार्बन अपने कार्बन से या दूसरे नॉन मेटल के साथ अटैच करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बाद एक बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड का नाम पड़ता है कोवैलेंट बॉन्ड। आए बात समझ में? चलिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसको हम लोग जो है जितना पढ़े अभी तक उसका एक नोट के फॉर्म में हम लोग लिखे थे। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। आपके लिए नोट्स लिख करके लेके आए हैं ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट भी हो जाए। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, कब बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड? म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जब म्यूचुअल शेयर होगा, शेयर से जो बनेगा बॉन्ड उसी को कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? चलिए नोट करके लिखे हैं, क्या लिखे हैं? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जाता है तो दूसरे तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर में आता है, मिलके बनता है वन पेयर, उसी को हम लोग कह देते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड या डायरेक्ट। अब देखिए, शेयरिंग करेंगे तो कंडीशन आएगा। मान लीजिए कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इधर वाला भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस तरह से। बताइए इसमें डायरेक्शन दिखा या नहीं दिखा? डायरेक्शन दिखा। कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से तो उसमें डायरेक्शन होगा, इसीलिए इसको बोला गया डायरेक्शनली। आए बात समझ में बाबू? चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है इसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अब हम लोग यानी कोवैलेंट बॉन्ड को समझ लिए। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। जब कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनेगा उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं बाबू? कोवैलेंट कंपाउंड। चलिए कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है। द कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली गैसेस और लिक्विड बट कंपाउंड्स विथ हाई मोलिकुलर मास आर सॉलिड। क्या शिक्षा मिली हमको यहाँ से? ये शिक्षा मिली, या मैं ये बताने के लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ आपको कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होगा जब भी होगा, हो सकता है कि वो गैस होगा, हो सकता है वो लिक्विड होगा। गैस कौन होगा? तो जिस स्ट्रक्चर का, यानी जिस कंपाउंड का या जिस कंपाउंड में कार्बन 1 से लेकर के 7 हो। 1 से लेकर 7 को मतलब कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन की संख्या 2 है, कोई स्ट्रक्चर है जिसकी कार्बन की संख्या 3 है। जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं CH4 की, तो CH4 में कार्बन कितना बाबू? 1। बात करते हैं हम लोग C2H6 की, इसमें कार्बन कितना बाबू? 2। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। जिस कंपाउंड में कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये जनरली गैसेस होगा। याद रखिएगा, यानी कोवैलेंट कंपाउंड गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम कैसे बताएंगे कि कौन गैस है? तो गैस आप स्ट्रक्चर देखेंगे लिखा रहेगा, मान लो CH4 है, तो इसमें तो दिख रहा है कि कितना कार्बन बाबू? 1 कार्बन है। तो कैसा नेचर का होगा? तो ये गैस नेचर का होगा। याद रखिएगा, समझ में आया? रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। जिस स्ट्रक्चर में कार्बन 2 दिख जाएगा वो भी क्या कहलाएगा बाबू? गैस कहलाएगा। जिस स्ट्रक्चर में कार्बन 3 दिखेगा वो भी क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। आई बात समझ में? यानी जिस स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, यानी 7 तक, ये कहलाएगा गैस। 7 से लेकर के 12 तक, 7 से लेकर के 12 तक या 12 से पहले तक, 12 से पहले तक वो कहलाएगा हमारा लिक्विड। जिस स्ट्रक्चर में कार्बन 7 से लेकर के 12 या 11,
ठीक है बाबू, रहेगा वो हमारा कहलाएगा लिक्विड। इसके आगे जो भी होगा सब के सब सॉलिड होगा। तो हमें ये शिक्षा मिली कि कोवैलेंट कंपाउंड 3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। किस किस फॉर्म में बाबू? लिक्विड फॉर्म में भी, गैस फॉर्म में भी और सॉलिड में। लिक्विड कौन होगा? 1 से लेकर 7 तक की जो भी कार्बन वाला कंपाउंड होगा वो हमारा गैस कहलाएगा। 7 से लेकर के 11 या 12 वाला लिक्विड कहलाएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद वाला जो है वो हमारा सॉलिड कहलाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो कंपाउंड है जिसके पास ज़्यादा मास होगा, जब कार्बन ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक उसकी मास क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा मास वाला किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बाबू? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आए बात समझ में? चलिए, सॉलिड का एग्जाम्पल कौन कौन है बाबू? यूरिया। सॉलिड का एग्जाम्पल कौन कौन है बाबू? यूरिया। अगर यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो लिख लीजिए NH2CO NH2, NH2CO NH2 ये यूरिया है। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है बाबू, C6H12O6 ये है हमारा नैप्थलीन, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में आता है। चलिए, लिक्विड का देखिए बाबू, लिक्विड में कौन कौन हो जाएगा? अब यहां पे देखिए, ग्लूकोज कोवैलेंट कंपाउंड है या नहीं है? बना हुआ किससे किससे बाबू? इसमें बताओ मुझे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या कोई मेटल है इसमें? नहीं है। कार्बन भी क्या बाबू? नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी क्या बाबू? नॉन मेटल। ऑक्सीजन भी क्या बाबू? नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है और उससे बन करके जो कंपाउंड बनता है उसी को तो हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, राइट? तो ये कोवैलेंट कंपाउंड्स है। गैसेस फॉर्म में बताइए बाबू, मेथेन CH4, क्या बाबू? CH4, CH4, ठीक है बाबू। चलिए, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बाबू C2, ये क्या होगा? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बाबू C2H5OH, ठीक बाबू, C2H5OH। बेंजीन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया C6H6। आई बात समझ में? C6H6। जो गैसेस फॉर्म में होगा हमारे पास कौन कौन होगा बाबू? मेथेन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल है। क्या बाबू? सब नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटल जब भी कंपाउंड बनाएगा वो हमारा कंपाउंड कहलाएगा कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। याद रखिएगा। डिफरेंसेस बताने के लिए आप पहला पॉइंट बताइएगा कि कोवैलेंट कंपाउंड बनता कैसे है। तो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है। ठीक है बाबू। चलिए, उस कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में भी करेगा, गैस में भी करेगा। तीसरी बात, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बाबू? तो वेरी लो होता है। आए बात समझ में? चलिए, सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता, घुलेगा क्या? तो देखिए, जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होगा वो जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। किस में होगा बाबू? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। किस में होगा बाबू? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो हम लोग क्या कहलाता है बाबू? जैसे हमारे पास इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये सब हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहते हैं किसको बाबू? सॉल्वेंट कहते हैं किसको? जो घुला लेता है। सॉल्यूट कहते हैं किसको? जो घुलता है। याद रखिएगा, जो घुलाता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, जो घुलता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है बाबू। चलिए, अब आए बाबू, बात हम लोग आगे करते हैं। यहां लिखा हुआ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। हमने बताया आपको कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन वाटर में नहीं होगा। कंडक्टिविटी, चलिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब जब कोई कोवैलेंट कंपाउंड आयनाइज्ड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और ये आयनाइज होता ही नहीं है। जब आयनाइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बाबू? यूजुअली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। रीजन? क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड आयनाइज नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कोवैलेंट कंपाउंड तो है क्योंकि नॉन मेटल के बीच है, और वो वाटर में डालने के बाद आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये माइंड में रखिएगा। चलिए, इफ इज नॉन पोलर, नॉन पोलर कहते हैं किसको है बाबू? नॉन पोलर कहते किसको? एक जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, जो वाटर में डिसॉल्व
नहीं होगा उसे हम लोग नॉन पोलर कहेंगे। लेकिन अब बताएंगे कैसे, हम बताएंगे कैसे कि कौन नॉन पोलर है। तो अगर कोई एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन से जुड़ करके बना लिया N2, अगर आपसे पूछे बाबू कि ये क्या है, पोलर है या नॉन पोलर, तो आप बता देना कि ये नॉन पोलर है, क्योंकि सिमिलर चीज़ों से मिलकर, मतलब इसका जो पावर है, इसका पावर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला जब आपस में अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर। और आपके लेवल तक आपको समझने के लिए नॉन पोलर उसे कहेंगे जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ बाबू। एक एक्सेप्शन है, कोवैलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी HCl वाटर में जाने के बाद आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने के कारण ये क्या करता है बाबू, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आई बात समझ में। चलिए, तो मुझे लगता है कि यहां तो समझ में आ गया। तो अब इसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर कंपाउंड तो मेटल और नॉन मेटल के बीच भी होता है, सिर्फ नॉन मेटल के बीच भी तो नहीं होता, नॉन मेटल के बीच जो कंपाउंड बना उसी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बने कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बाबू आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या याद रहेगा, नॉन मेटल के बीच बने कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बाबू कोवैलेंट कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल के बीच बने कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बाबू आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो यहां लिखा हुआ है। चलिए, इसकी को हम लोग विस्तार से आगे बात कर लेते हैं, इसके बारे में क्या कह रहा है ये। सबसे पहले कि आखिर आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है, तो यहां लिखा हो फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बाबू, फॉर्म्ड बाय, यानी आयनिक कंपाउंड बनने के लिए मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बाबू, लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का मतलब त्याग देना, जो त्याग करके जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लो बाबू कि NaCl से मिलेगा तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यानी प्लस जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया मतलब ट्रांसफर किया है, किसको दिया बाबू, तो Cl को दिया। ये ले करके माइनस हुआ बाबू, ये दे करके प्लस हुआ। जो दो देता है उसी को हम लोग ट्रांसफर कहते हैं, जो लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब गेन कहते हैं। तो ये ट्रांसफर करके बना, इसके हम लोग ये जो कंपाउंड कहलाएगा हमारे पास आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। यानी आयनिक कंपाउंड कहते हैं किसको बाबू, जब कोई कंपाउंड यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्ड का नाम बनेगा बाबू आयनिक बॉन्ड, और उसके फलस्वरूप जो बना हुआ कंपाउंड रहेगा क्या कहलाएगा बाबू, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। यहां तक समझ में आई या नहीं आई। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या बाबू, आपने पढ़ा कि कोवैलेंट कंपाउंड 3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। किसकी फॉर्म में बाबू, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आयनिक कंपाउंड ओनली 1 सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बाबू, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बाबू, सॉलिड फॉर्म में करेगा। आई बात समझ में। चलिए, आयनिक जो बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा बाबू, कितना का किया, 1 का किया। यहां कितना के लिया, 1 लिया। जो बॉन्ड बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया बाबू, तो क्या बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड बनेगा। आयनिक कंपाउंड में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक कंपाउंड में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। बट कोवैलेंट कंपाउंड में बाबू सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोवैलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें डायरेक्शन होता है, बट आयनिक कंपाउंड में डायरेक्शन ही इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड बनेंगे हो सकता है सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। बट आयनिक कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत बाबू, आगे बात कर लेते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो हमेशा क्या होगा बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होगा, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आए बात समझ में। चलिए, जो आयनिक कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जो आयनिक कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बाबू, हाई होगा। चलिए, जो आयनिक कंपाउंड होगा वो वाटर में सोलेबल होगा, बट कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सोलेबल नहीं है। किसमें सोलेबल है कोवैलेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कहते हैं किसको है बाबू, जो घुलाने की टेंडेंसी रखता हो उसी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट किसको कहते हैं बाबू, जो घुलता है। आई बात समझ में। चलिए, कोवैलेंट कंपाउंड जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यानी आयनाइज नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये आयनाइज हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सोलेबल है, बट ऑर्गेनिक जो क्या कहते हैं, इनसोलेबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में।
यानी आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में क्या है बाबू, सोलेबल है, वाटर में घुलनशील है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, इनसोलेबल है। आई बात समझ में। आयनिक कंपाउंड जो है बाबू इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है बाबू, कंडक्ट करता है, क्योंकि ये आयनाइज होता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए यहां देखिए बाबू, ये पोलर, पोलर एंड आयनिक आयनाइज इन वाटर। पोलर कहेंगे किसको बाबू, नन पोलर वो जो वाटर में सोलेबल नहीं होगा। दूसरा पकड़ने का तरीका, जब एक एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट से अटैच होगा वो भी हमारा नॉन पोलर ही कहलाएगा। ठीक है बाबू। चलिए आयनिक कंपाउंड जो होता है बाबू ये पोलर होता है। क्या होता है बाबू, पोलर होता है। तो पोलर का ये का मतलब, पहला पॉइंट कि जो वाटर में घुल जाए उसे पोलर, और जो दूसरे एलिमेंट से मिलकर के बना हो, दूसरे एलिमेंट, जैसे देखिए यहाँ पे NaCl बना हुआ है, किससे किससे मिलकर बना हुआ बाबू, सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है। तो बताइए अलग, ये अलग, दो डिफरेंट है या नहीं। जो दो डिफरेंट के मिलकर के बना हुआ वो पोलर कंपाउंड है। जो वाटर में घुल जाए उसे हम लोग कहते हैं पोलर। ठीक है बाबू। डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के बने वो पोलर, यानी आयनिक कंपाउंड जो होता है जनरली पोलर होता है। राइट, यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू, इस सबको नोट के रूप में लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे थे बाबू कार्बन के बारे में सारा चीज, तो कोवैलेंट यानी कार्बन से बना कंपाउंड पे चर्चा की है हम लोग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। राइट, चलिए ऑर्गेनिक में आगे, सॉरी ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक में हमारा जो ओपन भी होता है और क्या कहलाता है बाबू, साइक्लिक कहलाता है। साइक्लिक का दो पार्ट्स आया, होमो और हेट्रो। होमो का दो पार्ट आया, एलिसाइक्लिक और बोलिए, एलिसाइक्लिक और हेट्रो, ये क्या कहते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल आपने देखा। एलिसाइक्लिक किसे कहेंगे बाबू, वैसा रिंग जिसमें ओनली कार्बन होगा। ठीक है बाबू, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट अल्टरनेट फॉर्म में नहीं होगा, यानी एक के बाद ऐसा नहीं। एरोमेटिक में क्या होगा, सिंगल डबल सिंगल। एरोमेटिक में भी ओनली फॉर कार्बन ही क्या रिंग बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेटिव फॉर्म में रहेगा। हेट्रोसाइकिल किसे कहेंगे बाबू, वैसा रिंग जिसमें कार्बन तो होगा ही होगा, उसके साथ कुछ दूसरे एलिमेंट्स आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। आए बात समझ बाबू। चलिए अब हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितने हैं बाबू, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 3 है। कौन कौन है बाबू, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 3 है। कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल एरेंस। ठीक है बाबू, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल एरेंस। यहां तक समझ में आए बाबू। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते अलग अलग एक एक करके। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स कहते हैं किसको बाबू, एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, एलोट्रोप्स उसको कहते हैं जिसके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसी को हम लोग एलोट्रोप्स कहते हैं। हम लोग बात करने वाले कार्बन के बारे में। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स बाबू, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स। कौन कौन बाबू, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट एंड फुल एरेंस। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल एरेन, क्या कहते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुल एरेन। ठीक है बाबू। चलिए अब डायमंड के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बाबू, जो डायमंड होगा इसका हम लोग बताए थे बाबू कि जनरली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, C4 होता है। तो ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन इन अ टेट्राहेड्रल। यानी इसका शेप कैसा होगा बाबू, टेट्राहेड्रल। आगे आप पढ़ेंगे, अभी आपको टेट्राहेड्रल समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूं। इस तरह के शेप रहता है, ठीक बाबू, इस तरह के शेप वाले को हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेगा डायमंड के बारे में कि ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन इज अ टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट के बारे में क्या कहेंगे बाबू, इन अ लेयर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स बाय कोवैलेंटली बॉन्डेड। कोवैलेंट यानी इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बाबू, C3 से हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए ये कह रहा है कि ग्रेफाइट में जो होगा, ग्रेफाइट में जो होगा, जो कार्बन का सभी लेयर होगा 3 कार्बन से क्या होगा, बॉन्डेड होंगे।
कौन बॉन्ड से बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड से। आई बात समझ में? चलिए, इसमें जो अरेंजमेंट होता है, यानी क्या कहते हैं बाबू, डायमंड में अरेंजमेंट हुआ टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, ग्रेफाइट में जो अरेंजमेंट होगा बाबू ये हेक्सागोनल। किस पैटर्न में बाबू? हेक्सागोनल के पैटर्न में होंगे, षष्ठकोणीय यानी हेक्सागोनल के पैटर्न में क्या होंगे? अरेंज होंगे। अब आ जाते, बात करते हैं हम लोग फुल अरेंज की। किसकी बात करते हैं बाबू? फुल अरेंज की बात करते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस मोलिक्यूल्स कंटेनिंग 60 एटम ऑफ कार्बन, यानी फुल अरेंज उसको कहेंगे कि ये कार्बन का कितना 60 एटम ऑफ कार्बन के से बना होता है। आई बात समझ बाबू? चलिए, बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग ग्रेफाइट रड इन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम। कहने का मतलब ये जो क्या कहते हैं फुल अरेंज है, ये कार्बन के 60 एलिमेंट से कंपोज होकर के बने रहते हैं, और इसको यानी ग्रेफाइट के प्रेजेंस में जो हीटली यानी जो हीट किया जाता है, ठीक है बाबू, हीट किया जाता है तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किसका? फुल अरेंज का। आई बात समझ बाबू? चलिए, तो अगर हम लोग डायमंड की दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है बाबू? पहली प्रॉपर्टीज है इट इज वेरी हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा, डायमंड का पहला प्रॉपर्टीज क्या है बाबू? इट इज वेरी हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई बात समझ में? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है बाबू? C4 है। क्या है बाबू? C4 टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होता है, याद रखिएगा। चलिए, प्योर डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड होता है। जो प्योर डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार होता है और कलरलेस सॉलिड होता है। आए बात समझ में? चलिए, ये लिखाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है बाबू 2.45 होता है, बहुत ज़्यादा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना बाबू? 2.45। आई बात समझ में? चलिए, डायमंड का अगर आपसे पूछ दे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बाबू, तो sp3। क्या होता है बाबू डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। डायमंड जो होता है बाबू किसी यानी डायमंड पे कोई अपना असर नहीं दिखा पाता, एक फ्लोरीन है। क्या है बाबू? यानी डायमंड पे आप एसिड डालो कोई एक्शन नहीं, कुछ भी डालो कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ वो अगर कंबाइन होता है, अरेंज करते वो रिएक्ट कर जाता है। ये याद रखने वाली बात है। यानी डायमंड पे कोई अटैक नहीं करता है, फ्लोरीन अटैक करता है। क्या करता है बाबू? जब फ्लोरीन के साथ ये आता है डायमंड तो ये बना लेता है CF4। क्या बनाता है बाबू? CF4। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 750 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनाता है बाबू? CF4। इसका नाम क्या पड़ेगा? कार्बन टेट्रा। चार को हम लोग बोलते हैं टेट्रा। ये क्या? फ्लोरीन है। जब आइड लग जाता है यानी आयनाज होता है तो उसका नाम पड़ जाता है फ्लोराइड। क्या नाम पड़ता है बाबू? फ्लोराइड बनता है नाम। क्या पड़ता है बाबू? फ्लोराइड। यानी कार्बन डायमंड किसी से क्या करता है, किसी यानी डायमंड पे कोई अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, बट फ्लोरीन क्या करता है बाबू? अपना प्रभाव डालता है। आए बात समझ में? अगर आपसे पूछे कि डायमंड की डेंसिटी कितनी होती है बाबू, तो बताइएगा 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है बाबू दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। आए बात समझ में? कितना डिग्री सेल्सियस पे बाबू? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए, डायमंड का यूजेज कहाँ है? डायमंड का यूज जो है बाबू, चिप डायमंड इज यूज फॉर ग्लास कटिंग, यानी शीशा को काटने में। दूसरा बाबू, ब्लैक डायमंड का यूज जो किया जाता है यूज इन मेकिंग ड्रिल मशीन करने वाला जो है उसमें किया जाता है। ठीक है बाबू। चलिए, तो ये हमारा डायमंड की कहानी था। डायमंड की कहानी में 5 पॉइंट याद रखिएगा कि डायमंड में जो होता है यानी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, C4 रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसके कारण क्या होता है? ये बैड कंडक्टर होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, कितना होता है बाबू? 2.51। डायमंड पे कोई अपना असर नहीं दिखा पाता है, फ्लोरीन दिखाता है। आई बात समझ में? जब फ्लोरीन का डायमंड का कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेता है बाबू? CF4। क्या नाम है? कार्बन टेट्राफ्लोराइड। क्या नाम बाबू? कार्बन टेट्राफ्लोराइड। डेंसिटी ऑफ क्या होता है बाबू? डायमंड कितना? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना टेम्परेचर पे बाबू? 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। यूजेज क्या बाबू? चीप डायमंड, पतला डायमंड को यूज किया जाता है बाबू ग्लास कटिंग में। दूसरा यूजेज है बाबू इसका ब्लैक डायमंड,
यानी ब्लैक डायमंड यूज किया जाता है मेकिंग ड्रिल में। आए बात समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाबू ग्रेफाइट की। किसकी बात करेंगे? ग्रेफाइट की। आइए चलिए ग्रेफाइट की दूसरी पॉइंट आपका क्या है? ग्रेफाइट इज ग्रे ग्रेइश ब्लैक, यानी ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है बाबू? ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। ओपेक मटेरियल होता है, हैविंग मेटेलिक साइकिल। मतलब क्या? मतलब कहने का मतलब ये हो गया, देखो ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखे, ओपेक मतलब आर पार ना दिखे। आए बात समझ में? चलिए मेटेलिक शाइनिंग होता है, मतलब मेटल की तरह चमक होती है, लस्टर होती है। आए बात समझ में? ग्रेफाइट के पास जो होता बाबू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये याद रखिएगा। ग्रेफाइट है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलिए ग्रेफाइट जो होता बाबू इट इज सॉफ्ट एंड हैज सोपी यानी स्लिपरी, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, चिकनापन होता है जब टच करेंगे ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है बाबू? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है बाबू? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट का। इसमें अरेंजमेंट पूछे बाबू तो हेक्सागोनल, डायमंड का अरेंजमेंट पूछे टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री पूछे sp3, ग्रेफाइट का ज्योमेट्री पूछे बाबू sp2, अरेंजमेंट पूछे हेक्सागोनल। ठीक बाबू। इसकी डेंसिटी जो होती है बाबू 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। आए बात समझ में? चलिए इसका यूजेज क्या बाबू? इसका यूजेज है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कहते हैं किसको है बाबू? इलेक्ट्रोड्स वह है जिस जो इलेक्ट्रॉन को आने भी दे, इलेक्ट्रॉन को जाने भी दे, वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रॉन धारा यानी बेगर हेजिटेशन के, बेगर यानी बेगर कुछ हिजक के, टेंशन के, फ्री में इलेक्ट्रॉन आए भी और जाए भी, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। आए बात समझ में? चलिए जिस तरह से आपने बैटरी में देखे होंगे, आपके पास पेंसिल होगा, पेंसिल में जो ब्लैक ब्लैक आप देखते हैं वो आपका क्या है? ग्रेफाइट है। आए बात समझ? यानी इलेक्ट्रोड कहते हैं किसको बाबू? वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रॉन को न आने में दर्द हो न इलेक्ट्रॉन को जाने में दर्द हो, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। आए बात समझ बाबू? चलिए ग्रेफाइट का यूज किया था लेड पेंसिल, मॉडरेटर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये याद रखिएगा। दो यूजेज हम आपको बता दिए, उसका भी दो यूजेज था। आए बात समझ बाबू? चलिए दो क्या क्या डायमंड में याद रखिएगा बाबू? डायमंड का जो हाइब्रिडेशन होता है sp3, अरेंजमेंट क्या होता है बाबू? टेट्राहेड्रल, यानी जो अभी तक एलिमेंट जो जानकारी में है वो क्या है बाबू? उसमें सबसे हार्ड हमारा डायमंड है। आए बात समझ में? इसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाबू C4 का होता है, डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए बैड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है बाबू C3 होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये क्या करता है बाबू? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी गुड कंडक्टर है ये। आए बात समझ में? ये ग्रेफाइट जो होता है सोपी होता है, चिकनापन होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बाबू फुल अरेंज की। किसकी बात करेंगे बाबू? फुल अरेंज की बात करेंगे। आए बात समझ में? चलिए तो फुल अरेंज जो है बाबू, फुल अरेंज जो है बाबू, ये जो है फुल अरेंज जो हमारे पास ये सोलेबल इन बेंजीन एंड फॉर्म्स डी वायलेट कलर सॉल्यूशन, यानी फुल अरेंज को अगर हम लोग बेंजीन में डालेंगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा और कैसा कलर देगा? वायलेट कलर देगा। आई बात समझ में? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बाबू? C60। ये रिएक्टिव होता तो C हमारे पास 32 भी है, C50 भी है, C60 भी है, C70 भी है, C84 भी है, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा C60 है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग फुल अरेंज के बारे में। आए बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने का, जिस तरह से डायमंड में आपने अरेंजमेंट रखा कितना बाबू? टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट में क्या किया? हेक्सागोनल। डायमंड का आपने ज्योमेट्री पढ़ा sp3। ठीक हो? अरेंजमेंट, ज्योमेट्री का मतलब होता है संरचना, ज्योमेट्री का मतलब बाबू संरचना। ठीक है बाबू, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आए बात समझ में? तो sp3, ग्रेफाइट में बाबू sp2, डायमंड डायमंड जो है बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट का हो गया बाबू गुड कंडक्टर, कोई दिक्कत बाबू? उसी तरह से फुल अरेंज में जो बात रखने वाली बात है जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने फेसेस बाबू? 32 फेसेस, यानी 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 हेक्सागोनल बाबू और 12 पेंटागोनल होता है। ये VBI है आपका, इसे माइंड में रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। C60 और 32 फेसेस, बाकी ये चीज रहे याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको क्लिक कर दिया हूं, माइंड में रखेंगे। ठीक है बाबू? चलिए अब आगे बात करते हैं बाबू कंपाउंड ऑफ फुल अरेंज जो होता है विथ अल्कली मटेरियल
कॉल फ्लोराइड एंड दे आर सुपर कंडक्टर। क्या मतलब समझे? अल्कली कहते किसको है, यानी कह रहा है क्या कि फुलरेंस को जब हम लोग अल्कली से अटैच करेंगे तो अल्कली जानिए क्या है। अल्कली उसको कहते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है। क्या होता है बाबू? और ये लाइट मेटल होता है। कैसा मेटल होता है बाबू? अल्कली जो भी होता है लाइट मेटल होता है। एक्सेप्शन है उसमें हाइड्रोजन। क्या बाबू? हाइड्रोजन। ठीक है, वो नॉन मेटल है। अल्कली जो भी होगा तो इसका एक अल्कली मेटल को याद रखने का जो है एक ट्रिक है। क्या बाबू? कि अल्कली कौन कौन है। तो लिख देता हूं मैं, ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबेडियम, ये है सीजियम। ये सब अल्कली कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? यानी जो भी अल्कली होगा उस पे +1 चार्ज होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसको याद रखने का तरीका, हा फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, करे फॉर हमारा पोटेशियम, रुबे आरबी मतलब रुबेडियम। ठीक है, सीजियम मतलब से, इसके नीचे आता फ्रांसियम और याद। याद कैसे रखेंगे इसको बाबू अल्कली को? हलीना, हलीना, करे रब से फरियाद, करे रब से फरियाद। याद रहेगा बाबू। यानी अल्कली को जानने के लिए अल्कली कहेंगे किसको बाबू? जो वाटर सोलेबल है। ठीक है, तो कौन कौन अल्कली है बाबू? तो वैसा मेटल जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है बाबू? +1, यानी 1 वैलेंसी वाला अल्कली कहलाएगा। उसका कोडिंग क्या बाबू? तो हलीना करे रब से फरियाद। याद रखिएगा, हा फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, आई बात समझ में, करे फॉर पोटेशियम, रब से रुबेडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम, यानी हलीना करे रब से फरियाद। ये हमारा अल्कली का ट्रिक है याद रखने का। आए बात समझ बाबू? यानी फुल अरेंज में जो याद रखना है हमारे पास, वो याद रखना C60 रिएक्टिव होता है। दूसरा याद रखना 32 फेसेस। क्या क्या होता है? ये 20 हमारे पास क्या होता है? हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल। आए बात समझ में? अगर कंपाउंड्स ऑफ फुल अरेंज विथ अल्कली मेटल के साथ अरेंज होगा तो उसको हम लोग कहेंगे फ्लोराइड्स। क्या कहेंगे बाबू? फ्लोराइड्स कहेंगे। और ये जो कहलाएगा सुपर कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? सुपर कंडक्टर कहलाएगा। आए बात समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर। यूजेज ऑफ, यानी हमारे पास जो है यानी फुल अरेंज का यूजेज है। जिस तरह से आपने डायमंड का यूजेज देखा, ग्रेफाइट का यूजेज देखा, ठीक उसी तरह से फुल अरेंज का यूजेज देख लीजिए। ये इसको यूज किया जाता है एज ए सुपर कंडक्टर के रूप में। ठीक है बाबू, इसको यूज किया जाता है एज ए सेमी कंडक्टर के भी रूप में। आए बात समझ में? चलिए, और इसको ऑल्सो यूज किया जाता है लुब्रिकेंट एंड कैटलिस्ट के रूप में। लुब्रिकेंट का मतलब समझते हैं बाबू? फ्रिक्शन के, यानी क्या करते हैं बाबू? स्मूथ लाने के लिए, स्मूथ लाने के लिए। ठीक है, कैटलिस्ट कहते हैं उसको जो रिएक्शन को फास्ट करा दे, जो रिएक्शन को, और जैसे सपोज करिए अगर हम कहेंगे कि छलांग मारिए, नहीं मार पाइए, लेकिन अचानक से कोई इवेंट घट जाए तो आप फुल्ली एनर्जेटिक के साथ क्या करेंगे? जंप मारेंगे। तो एनर्जी आपको जंप मारने में जो एक्साइटेड कराया, कौन कराया बाबू? एक इवेंट। तो इवेंट कहलाएगा कैटलिस्ट। याद रखिएगा बाबू। एक एक टर्म मैं आपको बताते चलता हूं। ठीक है बाबू, चलिए। फुल अरेंज को ऑल्सो यूज किया जाता है बाबू फाइबर्स ऑफ, किसमें? रेन फोर्स ऑफ प्लास्टिक बनाने में। आई बात समझ में? तो ये यूजेज है हमारे पास फुल अरेंज का। ठीक है बाबू, तो हम लोगों ने बात कर लिया बाबू, एरोमेटिक का भी बात किया। ठीक है बाबू, एलिसाइक्लिक का भी बात किया, हेट्रोसाइक्लिक का भी बात किया, ओपन चेन का भी बात कर लिया, कार्बन के एलेट्रोप्स की भी बात कर लिया। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं बाबू, किसके बारे में पढ़ने वाले? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो हमको लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे